नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल या स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी जीके एंड जीएस से रिलेटेड 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आए हो, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लगाएं, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जितने भी फैक्ट बताने वाली हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से देखें। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इनमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ICJ कहेंगे। तो इतना आपको याद रखना है यहाँ से। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और बात करें अगर हम इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय द हैग यानी नीदरलैंड में है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखें। तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें अगर हम इसकी रचना की, तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ से लिया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में एवं जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आप इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश के राजा के समान है, यानी ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोनों ही अलग अलग फैक्ट हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि बात करें कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। और यदि राष्ट्रपति का वेतन पूछा जाता है आपसे, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी लिंगीय ग्रंथि यानी सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है यानी एडिनल ग्लैंड है, यह ग्रंथि लिंगी ग्रंथि कहलाती है जो सेक्स हार्मोन स्रावित करती है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स हैं इसे क्या कहते हैं, तो पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और बात करें अगर महिलाओं के सेक्स हार्मोन की, तो इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीजर, जिन्हें हम कृतंक दांत कहते हैं। सेकंड है कैनिन, जिसे रत्नक दांत कहते हैं। और थर्ड है हमारा प्रीमोलर, जिसे अग्रचर्वक दांत कहते हैं। और फोर्थ है हमारा मोलर, जिसे चर्वक दांत कहते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन भारत तथा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। तो भारत तथा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है,
यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि जो परमाणु ऊर्जा है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी का जनक कहा जाता है। और यही बात करें अगर हम इसकी स्थापना की तो 4 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट आपको यहाँ से इसके याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइसोहेल रेखा महासागर में किन समानता युक्त स्थानों को जोड़ती है। तो आइसोहेलिन रेखा मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान की राजधानी टोक्यो में और 1942 में की गई थी, यानी जो इसका सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों के कब्जे में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में जापान की राजधानी टोक्यो में की थी। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो पिंडारी युद्ध को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में, कब 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन भी हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो पिंडारी युद्ध है इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की। तो सिकंदर ए शानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, यानी जो इसका ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था फ्रेंड्स। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है दूसरा अलेक्जेंडर। तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किताब उल रहला की रचना किसने की थी। तो किताब उल रहला की रचना इब्न बतूता ने की थी, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृतांत लिखा था। और जो इब्न बतूता है यह उत्तर अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इतनी डिटेल आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल टॉलमी ने प्रतिपादित किया था, यानी जो यहाँ से वी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टॉलमी ने सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था और इस मॉडल के अनुसार सर्वप्रथम टॉलमी ने ही बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह व अन्य पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी डिटेल याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल किसने दिया था। तो हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल कोपरनिकस ने दिया था, यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल या इसको सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको याद रखना है, जो हीलियोसेंट्रिज्म है इसी को सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। और इसी में कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, तो कोपरनिकस को ही सौरमंडल के खोजकर्ता कहा जाता है। तो आप इसे इतने फैक्ट याद रखें इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो पीसी महालनोबिस हैं ये एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे और इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और इन्हीं के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 29 जून को 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखेंगे यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, तो ये स्थापना दिवस आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो मुस्लिमों के अलग मतदाता दल के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था और इसीलिए इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इस समझौते में मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जो लखनऊ समझौता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद मजूमदार थे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, यानी जो यहाँ से ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम इनके उपनाम की, तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इनका उपनाम आप याद रखेंगे। और इन्होंने ही भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबरनामा रचना मूल रूप से किस भाषा में थी? तो बाबरनामा रचना मूल रूप से चगताई भाषा में थी, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बाबरनामा की रचना बाबर ने चगताई भाषा में की थी और यह बाबर की आत्मकथा थी, यानी ऑटोबायोग्राफी थी, तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि पूछा जाता है कि इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका फारसी में अनुवाद अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया था और तुजुक बाबरी नाम से किया था, तो ये आपको याद रखना है। और जो अब्दुर्रा खान खाना है, यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें अगर हम, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और यही बात करें अगर हम दुधवा नेशनल पार्क की, तो यह उत्तर प्रदेश में है, तो आप इन दोनों को भी याद रखेंगे। चलिए थोड़ी सी डिटेल हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस पक्षी एवं अन्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और सुल्तानपुर को सन 1972 में, कब? सन 1972 में वाटर वर्ल्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो इतने फैक्ट हैं जो कि आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए नंबर 20 है, देश तथा उनकी मुद्रा के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हम एक एक करके चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इंग्लैंड में पौंड मुद्रा चलती है, वेटिकन सिटी में लीरा और सऊदी अरब में रियाल और स्वीडन में मार्क। तो ये जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वीडन क्रोन चलती है, तो स्वीडन की मुद्रा स्वीडन क्रोन है, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा, तो आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो भी इसका राइट आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, अगर आप चाहें तो डिटेल्स भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।